Assalamu alaikum. My presentation topic is Software Requirement Specification (SRS). A software requirement specification is a document that describes what the software will do. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये बताता है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा एंड हाउ इट विल बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म और कैसे करेगा. इट ऑल्सो डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी द प्रोडक्ट नीड टू फुलफिल ऑल स्टेक होल्डर्स बिजनेस यूजर नीड. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ये बताता है कि प्रोजेक्ट का या प्रोडक्ट का बिहेवियर कैसा होगा, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होंगी, उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी. जो SRS डॉक्यूमेंट होता है ना, वो एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है. SRS डॉक्यूमेंट्स क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट टीम. डेवलपमेंट टीम के लिए फ्रेमवर्क को क्रिएट करता है और ये बताता है कि आपने क्लियरली कैसे डिफाइन करना है नीड को, जो कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 4 Ds. ये इम्पॉर्टेंट है. इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफ़ाइन योर प्रोडक्ट पर्पस, कि आपके प्रोडक्ट का पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए वो बनाया जा रहा है. उसके बाद हम ये देखते हैं डिस्क्राइब व्हाट यू आर बिल्डिंग. इसमें ये होता है कि पर्पस तो आपने डिस्क्राइब कर दिया, आपने मकसद बता दिया कि हम क्यों बना रहे हैं. उसके बाद हमने ये बताना है कि हम बना क्या रहे हैं, लाइक क्या चीज़ हम बिल्ड कर रहे हैं, क्या चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर, किस टाइप का, क्या चीज़ हम एक्चुअल में प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं. उसके बाद हम बताते हैं कि डिटेल द रिक्वायरमेंट्स. जो भी हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी, उसको हम डिटेल में बताएंगे. उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है उसमें डिलीवर इट फॉर अप्रूवल, कि हमने SRS डॉक्यूमेंट जो बनाया उसकी हमने अप्रूवल भी करवानी होती है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज़ ऑफ SRS डॉक्यूमेंट, कि ये यूज़ कहाँ पर होता है. सो एंड SRS गिव्स यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर एंटायर प्रोजेक्ट. जैसा कि पहली लाइन में ही ये क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि ये आपको एक कंप्लीट पिक्चर, एक कंप्लीट व्यू देता है पूरे आपके प्रोजेक्ट के बारे में. प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सब कुछ हम SRS डॉक्यूमेंट में डिफ़ाइन करते हैं. इसका यूज़ ये है, ठीक है. और इसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट है, इट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन, कि जितना भी आपने सब कुछ प्लान किया होता है कि हम ऐसे करेंगे, ये डॉक्यूमेंट ये बताता है कि आपने उनको परफॉर्म कैसे करना है, आपने उन पे एक्शंस कैसे लेने हैं. उसके बाद हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ अ गुड SRS, कि एक SRS डॉक्यूमेंट जो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाती हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं. उसमें सबसे पहला फीचर आपके पास है करेक्टनेस. करेक्टनेस में क्या चीज़ आ जाती है कि SRS इज सेट टू बी करेक्ट इफ़ इट कवर्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. तो जो SRS है इसमें जो इसके पहला फीचर है वो है करेक्टनेस. SRS इज सेट टू बी करेक्ट इफ़ इट कवर्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. मतलब कि आपका SRS करेक्ट इसलिए माना जाएगा जितनी भी आपने उसमें रिक्वायरमेंट बताई होंगी वो एक्चुअली आपके सिस्टम के साथ मीट करनी चाहिए. उसके बाद हमारे पास है कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस ऑफ SRS इंडिकेट्स एवरी सेंस ऑफ कंप्लीशन. मतलब कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसमें हर एक चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए. लाइक फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होनी चाहिए, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और उसमें जो डायग्राम्स वगैरह आप बनाते हैं, यूज़ करते हैं, वो भी सारी की सारी कंप्लीट होनी चाहिए. उसके बाद आ जाता है ये कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स इन SRS आर सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ़ दे आर नो कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ कह रही है और आपका सिस्टम कुछ परफॉर्म कर रहा है. वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोजेक्ट को, आपके प्रोजेक्ट में जो पार्ट्स होते हैं, लाइक सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं, उनको वैसे ही वर्क करना चाहिए. आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ
मीट करनी चाहिए प्रोजेक्ट की नीड्स। उसके बाद आ जाता है अनएम्बिगुअसनेस। ये एक प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट में जिसको हमने मस्ट प्रिवेंट करना होता है। इसमें हम इसको इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमने अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी हमने मॉडलिंग करनी होती है। मॉडलिंग टेक्निक लाइक ER डायग्राम्स, और मतलब आपने डायग्राम से अपने ना प्रोजेक्ट को आपने बताना होता है कि इसमें ये ऐसे ऐसे काम हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो डायग्राम होती है वो एक बेटर वे होते हैं चीज़ को डिस्क्राइब करने का। उससे आप इजीली बहुत सारी चीज़ों को इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स का, मॉडिफाइबिलिटी। इस पॉइंट में ये बात है कि आपका जो SRS डॉक्यूमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर आप कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इजीली उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी SRS डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसी चीज़ होती है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो सिस्टम के साथ मीट करनी चाहिए। मतलब जो रिक्वायरमेंट में कहा गया है वो आपके सिस्टम में सेम एज इट होना चाहिए, यानी कि रिक्वायरमेंट वेरीफाई करती हो सिस्टम को। दोनों चीज़ें आपस में वेरीफाइबल हो, ये ना हो कि रिक्वायरमेंट कुछ कह रही है सिस्टम कुछ परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिज़ाइन इंडिपेंडेंस। SRS डॉक्यूमेंट में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देयर शुड बी एन ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम मल्टीपल डिज़ाइन। मतलब आपके पास मल्टीपल डिज़ाइन होने चाहिए, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आपने उनमें से कोई एक चूज़ करना है। ऐसे ना हो कि आपके पास एक ही और उसमें से आपको समझ ही ना आ रही हो क्या करना है कैसे करना है। तो आपके पास वेराइटीज़ होनी चाहिए, आपको कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है उसमें से आपके फाइनल सिस्टम के लिए। उसके बाद है टेस्टेबिलिटी। आपका जो SRS डॉक्यूमेंट है शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इज़ ईजी टू जनरेट टेस्ट केसेस। मतलब आपका जो SRS डॉक्यूमेंट है वो इतना ईजी वे में लिखा गया हो कि उसको टेस्ट करना ईजी हो। अगर आप उसमें टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे समझ भी नहीं आएगी, उसको टेस्ट आप कैसे करेंगे? मतलब टेस्टिंग आपकी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसमें आपने इस तरह से आपने SRS को लिखना है कि वो इजी हो, उसको टेस्ट इजीली किया जा सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर। इसमें भी तकरीबन वही बात है कि आपने उसको इतना आसान लिखना होता है कि आपका यूज़र भी उसको इजीली समझ सके, स्टेक होल्डर्स। क्योंकि जो हमारे कस्टमर होते हैं, ये जो हमारी SRS डॉक्यूमेंट होता है ना, ये हमारा SRS डॉक्यूमेंट जो होता है ये इसका कोई एक यूज़र नहीं होता, उसके कई यूज़र्स होते हैं। तो हर यूज़र के हिसाब से हमने SRS को इस तरीके से बनाना होता है कि हर कोई इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, चाहे वो प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सके SRS डॉक्यूमेंट को। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है यूज़र्स ऑफ SRS कि SRS के यूज़र्स कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने बात की ना पीछे कि अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर, या मतलब डिफरेंट यूज़र्स होते हैं वो सबको SRS अच्छे से समझ आना चाहिए डॉक्यूमेंट कि उसमें क्या लिखा गया है। तो जो इसमें यूज़र्स ऑफ द SRS है उसमें सबसे पहला है डेवलपमेंट टीम। ये डेवलपमेंट टीम होती है जो कि सॉफ्टवेयर को बना रही होती है। ये इसमें SRS में ये डिफ़ाइन कराते हैं कि इसको कैसे बिहेव करवाना है, इसकी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या रखनी है हमने। उसके बाद हमारे पास मेंटेनेंस टीम है, वो भी SRS डॉक्यूमेंट को यूज़ करती है। वो कैसे यूज़ करती है? जब सॉफ्टवेयर बन चुका होता है उसके बाद उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जब भी कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, सॉफ्टवेयर जो बन चुका होता है उसमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप SRS डॉक्यूमेंट देखते हो कि उसमें क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, क्या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, कैसे बिहेव करना था, उसने मिस्टेक कहाँ पर आई और उसको कैसे ठीक करना, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट्स आ जाते हैं। वही बात इसमें कि SRS जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो हमें कहते हैं कि आप हमें प्रोजेक्ट या बना के दें या सिस्टम ये हमें बना के दें, तो उसके लिए भी वो अंडरस्टैंडेबल हो, उसको भी इजीली समझ आ जाए कि हाँ ये लिखा हुआ है, मैंने ये बताया था और सिस्टम ऐसे परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमारे पास टेक्निकल राइटर्स आ जाते हैं।
टेक्निकल राइटर्स में ये होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया होता है वो आप किसी ना किसी बंदे को देते हो कि वो उसको सारे को डॉक्यूमेंट कर दे अच्छे से, एसआरएस को उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ द एसआरएस। कंटेंट ऑफ द एसआरएस है कि एसआरएस बनाते वक्त आपके पास कौन कौन सी हेडिंग्स होनी चाहिए, कौन कौन सी आपके पास कंटेंट होने चाहिए जिसमें हम अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट या सिस्टम को हम अच्छे से उसमें डिफाइन कर सके। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है कैटेगरी। इसमें हम ये बताते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ योर सॉफ्टवेयर इज़, कि आपका सॉफ्टवेयर किस टाइप का, आइदर वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है या एंड्रॉयड ऐप है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि ये जो कैटेगरी होती है इसमें जब हम बता देते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इस टाइप का है तो यूज़र का एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ हमने इसको आगे ऐसे लेके चलना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पर्पज़। पर्पज़ में ये होता है कि हमने डिस्क्राइब व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस सॉफ्टवेयर। किसी ना किसी मतलब ये जो हम सिस्टम अपना बना रहे होते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, बगैर मकसद के तो कोई चीज़ नहीं है ना। तो हमने उसका मकसद बताना है कि इसका पर्पस क्या है बनाने का, ये कहाँ यूज़ होगा, इसका एरिया क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्कोप। स्कोप तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम इसको डिफ़ाइन कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज़ द एरिया इट कवरिंग, मतलब कि आपके स्कोप का क्या एरिया है, वो किस किस चीज़ को कवर कर रहा है। व्हाट इज़ द रेंज और टू व्हाट लिमिट इट विल हेल्प यू, मतलब इसमें आपने लिमिटेशंस बतानी होती हैं, बाउंड्रीज बतानी होती हैं। ठीक है, लाइक अगर आप एक एप्लीकेशन बनाते हो जो कि अकाउंटिंग के लिए है, ठीक है, उसमें आप अकाउंट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो कोई बंदा अगर आके उससे कह दे कि भाई मुझे ये एक पिक्चर डिज़ाइन कर दो या एक मुझे पिक्चर बना दो इस तरह से, तो वो सॉफ्टवेयर तो वो नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका वो स्कोप ही नहीं है। उसका स्कोप है जस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना है, वो पिक्चर बना ही नहीं पाएगा। तो दिस इज स्कोप। स्कोप को हमने अच्छे से डिफाइन करना है ताकि समझ आ जाए कि हमने करना क्या है, असल में हम चाह क्या रहे हैं सॉफ्टवेयर से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि डिफाइन द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड प्रपोज्ड सिस्टम, कि जो सिस्टम इससे पहले था उसमें क्या था और इस प्रपोज सिस्टम जो हम नया बना रहे हैं इसमें क्या है। याद रखिए कि इसमें हमने जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हमने बयान कर दिया, ठीक है। प्रपोज सिस्टम को हमने इस तरह से लिखना है, इस तरह से बयान करना है कि उसमें ये चीज़ नहीं थी, इसमें ये चीज़ है। मतलब इतने अच्छे से हमने अपने प्रपोज सिस्टम को बताना है कि जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करने वाला है वो इसको इजीली एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद एडवांटेजेस हमने लिखनी है कि हमारे सिस्टम की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट वन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसको भी बहुत ज़्यादा हम डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ सॉफ्टवेयर टूल। सॉफ्टवेयर टूल mention the software tools which will involve in all this development process। आपने अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर टूल यूज़ किया है आपने उसको मेंशन करना है कि मैंने ये टूल यूज़ किया। लाइक आपने C# लैंग्वेज यूज़ किया है, लाइक आपने VB.NET लैंग्वेज यूज़ की है, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा टूल यूज़ करके इसको बनाया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में ये होता है कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट विल बी नीडेड टू डिप्लॉय द सॉफ्टवेयर। ये जो डिप्लॉयमेंट है ये हमारे पास कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब हम सिस्टम बना चुके होते हैं, सॉफ्टवेयर बना चुके होते हैं, हमने जाके क्लाइंट्स या यूज़र के सिस्टम पे इसको हमने इंस्टॉल करना होता है और तब जो चीज़ें जो स्पेसिफिकेशन चाहिए होती हैं उसमें इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर कितना होना चाहिए, ये चीज़ें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। मतलब जब हम उसके पीसी पे जाकर इंस्टॉल करेंगे तब ये स्पेसिफिकेशन उसमें होनी चाहिए, ये हमने इसमें बताना है। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन जो है ये जो सिस्टम बना रहा है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो कौन सा टूल यूज़ कर रहा है, उसके लिए हार्डवेयर कौन सा यूज़ कर रहा है सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कि द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू डेवलप दिस सिस्टम।
उसके बाद गैंट चार्ट है। गैंट चार्ट में हम शेड्यूल बताते हैं कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, कौन सा टास्क कब कंप्लीट हुआ है, कब नहीं। ये ऑप्शनल है, ये आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको SRS में ऐड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं की पॉइंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये हिंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। लाइक इसमें की पॉइंट्स क्या क्या हैं। इसमें हमारे पास अदर नेम में ये है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को और क्या क्या कहा जा सकता है। इसको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट भी कहा जा सकता है, PRD, एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी इसको कहा जा सकता है। उसके बाद क्रिएटेड बाय, ये SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट कौन करता है, बिजनेस और सिस्टम एनालिस्ट इसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेन्स, कि ये क्या चीज़ इसमें क्या चीज़ कंटेन करते हैं। ये डिटेल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड यूज़ केसेस। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में मतलब ये चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, यूज्ड बाय, इसको यूज़ कौन करता है, इसको प्रोजेक्ट मैनेजर भी यूज़ कर सकता है। लाइक जैसे हमने डिफ़ाइन किया कि यूज़र कौन कौन से हैं, वही तकरीबन इसमें भी आ जाएंगे। तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर इसको यूज़ करता है, SME सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इसको यूज़ करते हैं, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी है इसमें, मतलब इसके यूज़र्स में आ जाता है। उसके बाद प्रिपेयर्ड इन, कि ये कब प्रिपेयर किया जाता है, जब हम प्लानिंग फेज़ में होते हैं। जब हम प्लानिंग फेज़ में होते हैं ना, तब हम SRS डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं। और SRS डॉक्यूमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, किस चीज़ का ये हमें आंसर करता है। व्हाट रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड, कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जो कि लाजमी पूरी होनी चाहिए टू सेटिस्फाई द बिजनेस नीड्स, यूज़र नीड्स, मतलब स्टेक होल्डर, मतलब कोई भी आपके सिस्टम की नीड्स हैं वो उसको फुलफ़िल होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एग्जांपल। प्रपोज सॉफ्टवेयर विल कंटेन्स द फॉलोइंग मॉड्यूल्स, मतलब एक सिस्टम में क्या चीज़ होती हैं, लॉगिन, एडमिनिस्ट्रेटर, एम्प्लॉय या रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे पास की पॉइंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद ये एक डायग्राम है, की कंपोनेंट्स ऑफ एन SRS, मतलब कि SRS के कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ये बिज़नेस ड्राइवर्स हैं, बिज़नेस मॉडल हैं, फंक्शनल एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, बिज़नेस एंड सिस्टम यूज़ केसेस हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, सिस्टम क्वालिटीज़ हैं, कंस्ट्रेंट्स एंड असम्पशंस हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। मतलब ये बेसिक कंपोनेंट हैं जो कि SRS में होते ही होते हैं लाजमी। उसके बाद हमारे पास है स्कोप ऑफ SRS। स्कोप ऑफ SRS क्या होता है, यूज्ड इन डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, जब हम डिज़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तब हम SRS को यूज़ करते हैं। यूज्ड इन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट को जब हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट सही वे में जा रहा है, जो हम चाह रहे हैं उसी तरफ जा रहा है, किसी और तरफ तो नहीं निकल गया। लाइक हम कुछ चाह रहे हैं, SRS में कुछ है, क्लाइंट कुछ कह रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इनमें। यूज्ड इन वेरिफिकेशन, जब आपका SRS डॉक्यूमेंट आपने अच्छे से लिखा होता है ना, अच्छे से उसको डॉक्यूमेंट किया होता है, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होती कि प्रोजेक्ट को आपने मॉनिटर कैसे करना है, वेरिफिकेशन कैसे करनी है, उसकी वैलिडेशन को कैसे चेक करना है। और उसके बाद ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यूज्ड एज लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ एग्रीमेंट। सो द लास्ट वन इज़ टेम्पलेट। ये हमारे पास एक SRS डॉक्यूमेंट की टेम्पलेट है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है, सिस्टम फीचर्स हैं, डाटा रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इंटरफेसेस रिक्वायरमेंट है। मतलब इन सब को हमने एज अ चैप्टर वाइज लिखना होता है SRS डॉक्यूमेंट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और अगर हम इस डॉक्यूमेंट को ठीक से राइट नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी कि हम अपने सिस्टम को कैसे लेके चलेंगे। सो हमें SRS डॉक्यूमेंट बनाते वक्त बहुत ही ध्यान से इसको बनाना चाहिए और बहुत ध्यान से इस पर काम करना चाहिए ताकि हमें आगे जाके कोई मुश्किल ना हो। सो थैंक यू सो मच।